सभी को राम राम। मेरी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ संकल्प कोचिंग क्लासेस पर। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10th का मैथ्स का पेपर चौथा, 3 पेपर हो चुके हैं, आज चौथा पेपर। उस चौथे पेपर में जो मेरा अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं उन सभी का और जो भी क्लास में बैठे हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर से। इस पेपर में भी 4 पार्ट है और चारों पार्टों को अलग अलग नंबर में डिवाइड कर रखा है। तो पहले अपन पहला पार्ट देखते हैं। आइए पहले पार्ट का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करने के साथ ही पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में ये दे रखा है कि मैं यहाँ पर आपके पूरे प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, कुछ कुछ मतलब उन प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आशा करता हूँ पेपर आप सभी के पास है। 2 संख्याओं का म स और ल स इतना दे रखा है, एक पूर्णांक 48 है तो सेकंड संख्या ज्ञात करनी। हमारे पास दोस्तों सूत्र होता है कि म स इंटू ल स बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, म स कितना है 12, ल स कितना है 336, पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ आप x मान लीजिए दूसरी संख्या x है। दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, जब भी इंटू का चिन्ह होता है तो भाग में चली जाती है संख्या। 12 इंटू 336 बटे 48, 12 चौक 48, 4 से 336, 84 बार। तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या आ गई? दूसरी संख्या मेरे पास आ गई 84। अब लेते हैं सेकंड सवाल है कि cos 2a और sin 4a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए जहाँ 2a और 4a न्यून कोण है। यानी cos a और sin 4a बराबर है दोनों का मान, उसमें हमें a का मान पता करना है। लेकिन 2a और 4a न्यून कोण है, ये शर्त दे रही कि न्यून कोण, इसका मतलब सारा मान जो आएगा वो 90 डिग्री से कम आएगा। तो अपन यहाँ लिखते हैं हमारे पास पूरक कोण हमने जो 7.2 में पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो अपन क्या इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं sin 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है? 2a बराबर sin 4a। साइन से साइन कट गया, ये हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर 4a। 2a को उधर भेज दिया, 90 बराबर 4a प्लस 2a कितना हो गया? 90 बराबर 6a। a का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? 90/6। a का मान कितना आ जाएगा? 15 छके 90, यानी a का मान कितना आया? 15। अगर मैं 15 यहाँ रखता हूँ तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, कोस 30 और साइन 60 का मान अगर बराबर है तो हमारा मान सही है। यानी साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। वही मान किसका होता है? कोस 3 का। इसका मतलब हमारा ए का जो मान आया वो सही है। तीसरा, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1। यानी ये त्रिभुज है, यहाँ से इस शीर्ष से निकली हुई भुजा, इस शीर्ष से निकली हुई भुजा और इस शीर्ष से निकली, तो शीर्ष से यानी सॉरी इस कोने से, शीर्ष नहीं इस कोने से, इस कोने से और इस कोने से भी कह सकते हैं और शीर्ष भी कह सकते हैं। तो कोने से जो निकली हुई भुजा होती है उसका अनुपात होता है 1, बाकी का होता है दूसरी का 1, 2 और 1। इस कोने से निकली तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1। तो त्रिभुज का केंद्रक जो है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये है पार्ट ए का 3 प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों को आप आराम से उतारिए। अब देखते हैं अपन पार्ट सेकंड, उसके दूसरे प्रश्न। दोस्तों अगला सवाल है कि 4532 भाजक 112 ध्वजांक विधि से भाग देना है। वैदिक गणित में 3 विधि से भाग का हमारे किस सिलेबस में है? ध्वजांक विधि, निखिलम विधि और परावर्ती विधि। निखिलम और परावर्ती विधि लगभग सेम है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है। लेकिन ध्वजांक विधि थोड़ी टफ पड़ती है सरल ही टफ इसलिए पड़ती है कि उसमें सारा मैटर लिखना पड़ता है, जो भी आपने काम किया उस पूरे काम को लिखना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब भी ध्वजांक विधि से भाग करना होता है तो जिस संख्या का भाग देना होता है और जिसमें देना होता है, इस हिसाब से यहाँ पर अपन 3 खंड बना देते हैं। यहाँ 3 खंड बना दिए मैंने। अब यहाँ लिख देते हैं ध्वजांक। पहले आप इत्मीनान के साथ इसको देखिए और फिर अपनी कॉपी में उतारने की कृपया करें, क्योंकि इस बार परीक्षा में ध्वजांक विधि से ही सवाल आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी पेपर आ रहे हैं स्माइल प्रोजेक्ट में वो तो मैं सोल्व करा ही रहा हूँ। इसके बावजूद भी मैं आपको मेरी तरफ से एक पेपर बना के दूंगा
इसी चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप वो पेपर देख लेना। पिछली बार भी मैंने मेरी तरफ से जो पेपर बनाया और बोर्ड का जो पेपर आया उसमें से मेरे 10 प्रश्न बैठे थे। तो इस बार भी मैंने पेपर बनाया है, तो मैं जब भी हमारे सारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने चैनल इसी चैनल पर पेपर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप नोट कर लेना, देख लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना और इन सभी पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है आ जाएगा इनमें से भी कुछ सवाल। तो ध्वजांक और मुख्यांक में डिवाइड, अब क्या कहते हैं कि जिस संख्या का भाग देना, भाग किसका देना है 112 का, इसके 112 में से जो इकाई अंक है कितना है 2, उसको तो रख दो आप ध्वजांक में, बाकी सबको रख दो मुख्यांक में। ध्वजांक में कितना रखा 2, बाकी क्या बचा 11, उसको कहाँ रख दिया मुख्यांक में। तो अब आपके पास तीसरा और चौथा जो खंड है इसमें दूसरा और तीसरा, इसमें क्या रखा था ध्वजांक में आपने कितना अंक रखा, 1 अंक रखा। इस संख्या में जिसमें भाग देना है उसमें से पीछे से 1 अंक रख दो तीसरे खंड में, बचे हुए सभी अंक कहाँ रख दो बीच में। अब क्या करते हैं कि यहाँ जो आता है वो भागफल और यहाँ क्या आता है शेषफल। अब अपन क्या करते हैं, भाग हमेशा किसका देना होगा, भाग हमेशा मुख्यांक का देना होगा। तो पहली स्टेप लिखते हैं, 4 में तो जाता नहीं, 45 में देंगे। 45 में 11 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 11 चौक 44, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा 1। तो ये भागफल कहाँ लिखा 4, और ये शेषफल यहाँ नहीं, यहाँ तो अंतिम जो शेष बचेगा वो लिखेंगे। ये शेषफल कहाँ लिखेंगे, इस 5 और 3 के, यहाँ से क्या संख्या बन गई 13, इस 4 का गुणा 2 से क्या कितना आ गया 8, 13 में से 8 गया तो कितना आ गया 5। अब मेरे पास नई संख्या कितनी आ गई, अब मेरे पास नई संख्या आ गई 5। अब मेरे पास नई संख्या कितनी आ गई, नई संख्या मेरे पास आ गई 5। अब आपको 5 के अंदर 11 का भाग देना। अब देखते हैं अपन, तो 5 में 11 का भाग देना अपन देख रहे थे। तो 5 में 11 का भाग देते हैं। अब 11 का भाग 5 में नहीं जाता है, लेकिन अगर अपन भाग दे तो 0 बार तो जाता है, ठीक है। 11 का गुणा अगर मैंने 0 से किया तो भागफल कितनी बार गया 0। तो जब 0 गया, 11 का गुणा 0 से किया 0, 5 में से 0 घटाया तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया मेरे पास 5 बच गया। शेष कितना बच गया 5। ये शेष कहाँ लिखते, यहाँ लिखते। अब नई एक संख्या क्या बन गई 52 बन गई। 0 का गुणा 2 से क्या कितना आया 0, और 52 में से 0 गया तो शेष कितना बच गया 52। तो यहाँ लिख दिया मैंने, शेषफल कितना लिख दिया 52। तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 40, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया मेरे पास 52। ये है ध्वजांक विधि से भाग करने का तरीका। इसे आराम से उतारिए, समझिए, वीडियो पॉज करके उतारना। अब देखते हैं अपन 5वां सवाल। बी का 5वां सवाल देखते हैं कि 5वां सवाल ये कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बताने। विषम बताने ही संख्या क्रमागत आनी चाहिए विषम संख्या, लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक की हो, माइनस की नहीं हो, जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 290। तो दोस्तों देखते हैं अपन, मान लेते हैं कि माना हमारे पास पहला जो विषम है, माना फर्स्ट विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया मैंने x, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो मैं अगला विषम क्या होगा 3 होगा। तो अगली जो विषम पूर्णांक हो जाएगी, अगली विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी। भाई पहले अगर 1 है तो 1 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। फिर इसने कहा कि जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसका भी वर्ग क्या है, इसका भी, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 290। जो इसने कहा वो कर दिया। अब इसको अपन खोलते हैं, एक्स स्क्वायर, ये खुलेगा x प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो सूत्र का a की जगह x, b की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 290। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 0 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 286 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल दे तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 143 बराबर 0। 2 से 0 हट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 143 बराबर 0, और ये 143 किसका आ जाएगा, ये 143 आ जाएगा आपके माइनस का, क्योंकि 290 में से 4 गया तो -286। अब आपको क्या करना है, इसका वर्ग, इसका गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोस्तों या तो आप पहले पद का गुणा तीसरे पद से कीजिए, नहीं तो आप b² - 4ac से भी कर सकते हैं, श्रीधरा आचार्य सूत्र। तो b² - 4ac, b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है -143। तो b², 2 का मान यहाँ मैं आगे कर रहा हूँ, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, 4 का गुणा 143 से किया तो 4 तेरी 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572। 572 में 4 जोड़े तो कितना आ गए 576, यानी b² - 4ac का मान कितना आ गया 576। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। अब दोस्तों देखते हैं x बराबर -b, b का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस इस पूरे का मान कितना आ रहा है 576, यहाँ लिख दिया मैंने √ 576 अपॉन 2, a का मान कितना है 1, a का मान कितना है x² का गुणा कितना है 1, x बराबर -2 प्लस माइनस 576 किसका होता है 24 अपॉन 2। अब क्या करना है, यहाँ दो पार्ट करते, एक बार यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार अपन ले लेते हैं प्लस में और एक बार अपन ले लेते हैं माइनस में, ठीक है। 24 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 22, 2 x का मान कितना आ गया 11, x बराबर -26/2, x बराबर कितना आ गया -13। इसने कहा विषम, तो 11 और 13 दोनों विषम है, लेकिन विषम धनात्मक पूर्णांक कहा तो क्या लेंगे इनमें से 11, तो 11 लगातार क्रमागत पूछा तो पहला आ गया 11, तो दूसरा क्या आ जाएगा 13, 11 व 13 इसके दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है, जिनके वर्गों का योग जो होता है वो 290 होता है। छठा सवाल पार्ट सी का कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। हमें सिद्ध ये करना है कि उस मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ आप देखना कि यहाँ पर हमें इसने जो कहा उसके हिसाब से अपन करते हैं कि मीनार के आधार से, यानी ये एक मीनार है, इसके आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर, यानी यहाँ से लेकर 4 मीटर और यहीं से लेकर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु ये है। 9 मीटर है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। यहाँ पर कोण बनेंगे और हमें ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, तो हम ये मान लेते हैं, ये त्रिभुज ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। हमें एच निकालनी कि एच का मान 6 मीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर हो गया। अब इसने कहा कोण जो है वो शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। दोस्तों पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो अपन अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या इसको थीटा मानो तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो क्या 90 डिग्री आ रहा है, हो गया पूरक कोण। अब अपन क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज जो है, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं वो त्रिकोणमिति से संबंधित होते हैं, और उस सवाल में हमें पता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें कर्ण, लंब और आधार ही भुजा होती है, इसके अलावा तीसरी भुजा और कुछ भी नहीं होती। तो हमारे पास ऐसी ही भुजा लेना जिसमें कर्ण भी हो, जिसमें लंब भी हो, और जिसमें, अब यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे। पहला बन रहा है ABC, ACD और ABD,
लेकिन यहाँ पर हमें कर्ण, लंब और आधार के हिसाब से लेना है, तो ए बी सी और ए बी डी। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी की बात करते हैं। लंब और आधार दे रखा है, लंब और आधार किसका होता है, लंब और आधार होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, टेन थीटा की जगह थीटे, लंब एच दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 4, समीकरण नंबर डाल दिया हमने इसको 1। अब ले लेते हैं अपन त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में भी लंब है और आधार है, मतलब लंब और आधार किसको बताता है, टेन थीटा को। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसको मैं इधर सोच करता हूँ टेन थीटा, इसमें थीटा का मान कितना है, टेन थीटा की जगह लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर लंब एच है और आधार कितना है 9। टेन 90 माइनस थीटा पूरक कोण, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं बोलिए, क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। कोट थीटा लिख लेंगे एच अपॉन 9, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का गुणा करता हूँ। समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 का मैं गुणा करता हूँ। समीकरण 1 कितनी है, टेन थीटा, इंटू समीकरण 2 कितना है, कोट थीटा, बराबर समीकरण 1 है 4 इंटू 9, सॉरी एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। टेन थीटा इंटू कोट थीटा, यहाँ मैंने लिख दिया टेन थीटा, इस कोट को वो लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, बराबर यहाँ लिख दिया एच स्क्वायर अपॉन 36। इस टेन थीटा से ये टेन थीटा कट गया, बच क्या गया इधर 1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन 36। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो एच का मान कितना होता है अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का क्या लिख सकते हैं 6 मीटर। और हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई 6 मीटर आ गई। अब देखते हैं अपन आगे सातवां सवाल। सातवां सवाल, एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। यानी आपको इस प्रश्न में चित्र दे रखा है कि इस तरह से चित्र दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज में इस तरह से ये चित्र बनाए रखा है, और यहाँ का छायांकित भाग हमें ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें हिंट दे रखा है कि अंडर रूट 3 का मान 1.732 लेना, और पाई का मान इसमें 22/7 की जगह क्या लेना है 3.14 लेना। अब समबाहु त्रिभुज है क्योंकि उसकी एक भुजा बराबर है। जब समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब सभी भुजा क्या होती है बराबर। तो अपन सबसे पहले इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4। ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 भुजा कितनी है 20 इंटू 20, कितनी बार कटा 5 बार। अंडर रूट 3 का मान कितना रखना है 1.73 इंटू 20 का गुणा 5 से किया तो 100, नीचे कितना आया 100 से 100 कट गया यानी 173 मीटर सेंटीमीटर है। तो इकाई क्या आ जाएगी 173 सेमी स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 173 सेमी स्क्वायर। अब है कि इसने कहा कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप, यहाँ से 10 सेमी के चाप, इसका मतलब उसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कितने भाग हो गए 3 भाग हो गए। तो 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये सूत्र होता है। अब इसमें क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। अब यहाँ कितने हैं 1 2 3 त्रिज्य खंड है तो हमने 3 से गुणा कर दिया। 3 इंटू पाई का मान कितना रखना है 3.14 इंटू आर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360।
पॉइंट हटाया, नीचे कितने आ गए 100। अब देखते हैं इस 0 से ये 0 कट गया और इस 100 से ये 100 कट गया। 6 का भाग 36 में कितनी बार 6 बार। 3 का भाग 6 में कितनी बार 2 बार। 2 से 314 कितनी बार 1 5 और 7। भाई 2 का भाग 314 में 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 5 दूनी 10, एक बचा, 7 दूनी 14, यानी 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल कितना आया 157 सेमी स्क्वायर। हमें कहा इसने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। 13 में से 7 घटाएं भाई, पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 और 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल 157। बस 173 में से आपको 7 घटाना है। 173 में से 7 घटाएंगे मैं तो 13 में से 7 गया तो कितना बच गया 6, 6 के 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से 7 गया तो 6 बच गया, यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया 16 सेमी स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया आपके पास 16 सेमी स्क्वायर, आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये है इसका 7वां सवाल। अब अपन देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल, 8वें सवाल में मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा, लेकिन आपके सामने चित्र बना दिया और 4 कोण लिख दिए। ये चित्र चक्रीय चतुर्भुज का लग रहा है। चक्रीय चतुर्भुज में ए बी सी और डी के मान दे रखे और इसने कहा एक्स और वाई के मान निकालना, यानी मैंने एक दिया ए बी सी और डी। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एक 360 डिग्री होता है। अब यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, ए के सामने क्या बन रहा है सी और बी के सामने क्या डी, यानी इन दोनों के सामने सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान कितना है 5y प्लस 5 प्लस कोण सी का मान कितना है x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 5y प्लस x प्लस 15 बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख दिया मैंने 5y प्लस x बराबर 15 माइनस किए तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 165 समीकरण नंबर 1। फिर हमने लिखा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। वही सम्मुख कोण B का मान कितना है 4y माइनस 4 प्लस D का मान कितना है 2x प्लस 4 बराबर 180 डिग्री। 4 से 4 कट गया, यहाँ बच गया 4y प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन x और y के मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 जो है वो क्या है मेरे पास 5y प्लस x बराबर 165 और समीकरण 2 है 4y प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों समीकरण में से किसी भी एक चर का मान मुझे समान करना है, उससे हमारे दूसरे चर का मान निकल। अब यहाँ 5 है यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ x का गुणांक कितना 2, यहाँ x का गुणांक क्या है 1। तो मैं इस समीकरण पूरी समीकरण को किससे गुणा कर लेता हूँ 2 से। तो 2 का गुणा 5 से क्या तो 10y, 2 का गुणा 1 से क्या 2x बराबर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। और ये नीचे वाली जो समीकरण है वो ऐसे कैसे लिख दीजिए x। अब दोनों समीकरण में x के मान समान हो गए। जब भी मान समान हो जाते तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह क्या कर देते चेंज। 10 में से 4 गया तो 6y, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0, 13 में से 8 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1। y बराबर आ गया 150 बटे 6, 25 छंग 150, तो y का मान कितना आ गया 125। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखते हैं। इस y के मान को मैं इस समीकरण में रख देता हूँ, यहाँ समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो 5 × 25 प्लस x बराबर 165, 25 छंग 125 प्लस x बराबर 165, ये हो जाएगा x बराबर 165 माइनस 125, 0, 6 में से 2 गया 4, तो x का मान 40 डिग्री, y का मान कितना आ गया 25। x और y का मान कितना आ गया 40 और 25।
पार्ट टी का 9वां सवाल और 9वें सवाल का पहला सवाल इसने दे रखा है कि सिद्ध कीजिएगा √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कौन सी साइड ले लेंगे, LHS साइड ले लेंगे। LHS साइड क्या है, √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, यानी ये अंडर दोनों में है, अंश में भी है, हर में। जब हर में अंडर आता है तो क्या कर लेते हैं, परिमयीकरण कर लेते हैं। किसका करते हैं, जो हर में संख्या है उसी का गुणा, लेकिन चिन्ह चेंज करके 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस पर लिख देता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा पर भी अंडर लगा देता हूँ और 1 माइनस कोस थीटा पर भी अंडर लगा देता हूँ, इंटू इधर भी 1 प्लस कोस थीटा पर भी अंडर लगा देता हूँ और इधर 1 प्लस कोस थीटा पर भी अंडर लगा देता हूँ। अंडर के अंदर अगर समान संख्या होती है तो अंडर हट जाता है, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा हट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन अंडर है, क्योंकि यहाँ पर असमान है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो मैं ऐसे रखता हूँ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा अंडर साइन स्क्वायर थीटा। अंडर भी है स्क्वायर भी है तो क्या हट जाएगा, दोनों हट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करते हैं दोस्तों, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब अंश में 2 मान हो, हर में 1 मान हो, तो अंश के दोनों मान के नीचे उसको रख सकते हैं, सिर्फ ये अंश वाली कंडीशन में ही होगा। तो यहाँ लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या कह सकते हैं अपन, कोसेक थीटा। कोस अपॉन साइन थीटा को क्या कर सकते हैं अपन, कोट थीटा। यही आपको प्रूफ करना था और यही प्रूफ करना था। ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। जो आपको आंसर निकालना था राइट हैंड साइड वही आ गया। अब 90 का ही दूसरा सवाल है। ये दूसरा सवाल थोड़ा दोस्तों ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक लॉजिक बेस्ड सवाल है। आपको साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये दे रखा है, यानी अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वो क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब क्या कर सकते हैं, आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है और a प्लस बी का होल क्यूब वाला है और a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले सूत्र है, इसके अलावा और नहीं है। तो अपन इसको ऐसे ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की घात 3। अब एक सूत्र लग रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्यूब का मान कोस स्क्वायर थीटा, वो मान इस सूत्र में लगना। यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी के हिसाब से, फिर ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। अब हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी एक तो आ गया, 2 और चाहिए। तो दोस्तों अपन एक चीज़ करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या करता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ता हूँ और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा घटा देता हूँ। मैंने मेरी तरफ से ये चीज़ ऐड कर दी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटाए। अब देखो इसको समझने के लिए उदाहरण देते हैं। 7 एक संख्या है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें +3 जोड़ता हूँ और -3 घटाता हूँ।
क्या इस मेन संख्या जो मूल संख्या उसमें कोई अंतर आएगा क्या, कि 7 में 3 जोड़ा कितना हुआ 10, और 10 में से 3 घटाया कितना आया फिर से 7, यानी इसकी मूल संख्या में कोई अंतर परिवर्तन नहीं आता, यानी समान संख्या को जोड़ो या समान संख्या को घटाओ तो कोई मान नहीं आता। तो अपन क्या करते हैं, और ये सिर्फ इसकी जगह चेंज किया, और माइनस ये है ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब अपना आंसर देखिए, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3 आ गया। तो अपन इसको लिख देते साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, एक। अब यहाँ देखो, इसको मैं मान लेता हूँ ए, पूरे को, इसको मान लेता हूँ मैं बी, ये ए हो गया और ये बी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम जानते हैं, -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड, यही चाहिए था, हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ये है दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखते हैं अपन 10वां सवाल। दोस्तों, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी सवाल सीख रहे हैं, उस सवाल को एक बार देख ले। अगर कॉपी में उतारना है तो वीडियो को 2 मिनट पॉज कर दे, फिर अपनी कॉपी में उतारना। अब देखते हैं अपन 10वां सवाल। 10वां सवाल, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से आपके पास सवाल दे रखा है, वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। ठीक है, 8 8 का डिफरेंस है। मान बारंबारता का दे रखा है, हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन बहुलक ज्ञात करते हैं, क्योंकि बहुलक सबसे सरल है। बहुलक, जब भी किसी संख्या में सवाल में बहुलक ज्ञात करना होता है तो आपको कोई सारणी नहीं बनानी होती, जो सवाल में दे रखी है वही सारणी है, बस उसमें हमें मान पता करने होते हैं। बहुलक का मतलब होता है कि जो बारंबारता है, जो सबसे ज़्यादा है वही बहुलक है। सबसे ज़्यादा इसमें मान क्या है, सबसे ज़्यादा मान है 50, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, बहुलक। इसमें क्या होता है, ये F1, ये F0, ये F2। ठीक है, अब अपन यहाँ सूत्र होता है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैंने पिछला जो फर्स्ट पेपर सोल्व कराया था उसमें भी बताया था, बहुलक का सवाल आया था कि बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। और ये सवाल इस बार परीक्षा में आएगा बहुलक का। और सूत्र याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, 10/102, 10 F1 F0 F2 F1 F0 माइनस F2। अब L का जो वैल्यू है, लोअर लिमिट कितना है 16, F1 का वैल्यू कितना है 50, F0 का वैल्यू कितना है 30, F2 का वैल्यू कितना है 22 और H का वैल्यू कितना है 8 का अंतर है हर में। सारे मान उसमें रख दीजिए, 16 प्लस F1 का मान 50, F0 का मान 30 अपॉन 2F1 2 इंटू 50 माइनस 30 माइनस 22 इंटू 8। 16 प्लस 50 में से 30 गया तो 20, 50 दूनी 100 माइनस 30 और 20, 50 50 और 2 52। ठीक है, इंटू कितना हो गया 8। यहाँ हो गया 16 प्लस 20 बटे 100 में से 52 गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया तो 4, 48 और ये हो जाएगा 8। 8 का भाग 48 में 6 बार। ठीक है, 20 बटे 6 यानी 6 का भाग 20 में दिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना बचा 2, नहीं जाता भाग पॉइंट लगाया, 6 तिया 18। ठीक है, 2 बचा, फिर से नहीं जाता तो 3.3 आ गया, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया 3.3।
16 प्लस 3.3 कितना हो गया, 16 और 3 19.3, यानी बहुलक का जो मान आया वो आपके पास कितना आया, बहुलक का मान आया 19.3। दोस्तों इस बार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का जो पेपर है उसमें बहुलक का सवाल ही आएगा, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे सीख लीजिए। ये हो गया इसका बहुलक। अब अपन देखते हैं इसमें माध्य। अब इसमें अपन देखते हैं माध्य। सवाल वही है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए दोस्तों सारणी बनानी पड़ेगी, और सारणी में क्या निकालना पड़ता है हमें माध्य निकालने के लिए, एक तो हमारे पास x होना चाहिए और एक हमारे पास अगर x आ जाएगा तो उसके बाद अपन क्या निकाल देंगे, उस x का गुणा किससे कर देंगे, f से। तो हमारे पास माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, समेशन f ऑफ x, यानी f और x का गुणा करके उनका योग अपॉन समेशन x, ठीक है, अपॉन समेशन f, यानी इसका और इसका योग जो है वो किसके योग के बराबर होना चाहिए, इसके योग के बराबर होना चाहिए। ये होता है समेशन f ऑफ x अपॉन समेशन f। अब अपन क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं और इधर क्या निकाल देंगे, f ऑफ x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो वर्ग है उसको दोनों को जोड़ के उसका आधा, 0 में 8 जोड़ा 8, 8 का आधा 4, 16 और 8 कितना 24, 24 का आधा 12, 8 से 14 24, 16 और 24 6 और 4 10, 10 2 और 1 3 और 1 4, यानी 16 और 24 कितना हो गया 40, ठीक है, 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 का आधा 20, फिर 4 2 6, 3 2 5 कितना हो गया 56, 56 का आधा 56 का आधा 28, 4 12, अब यहाँ देखो 8, फिर इसमें कितना 8, फिर इसमें कितना 8, 28 और 8 कितना हो गया 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 48 और 44 40 जोड़ा तो 98, और 98 का जो आधा हो जाएगा आपका 36 और 8 से 14, एक मिनट, यहाँ हो जाए 4 4 और 8 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 और 6 36, 36 और 8 8 से 14 और 3 और 1 4, 44, 40 और 48 को जब आपने जोड़ा 40 और 48 हो जाएगा आपके पास 88, 88 का आधा हो जाता है 44, 44 गुणा 88 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, f का गुणा x से करना है। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 12 इंटू 3 36, 5 इंटू 2 10, 2 जीरो पीछे और लगाने, 22 का गुणा 28 से करना। गुणा करने का तरीका वैदिक गणित वाला याद रखना, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 1 21, हासिल लगा 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 516, 36 का गुणा 8 से, 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28, 288, 44 का गुणा इसे क्या तो 220, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। अब इन सभी का टोटल करते हैं, 8 और 6 14, 14 और 8 22, हासिल लगा 2, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 8 27, 27 और 2 28 और 29, 15 8 27, 15 और 8 23, 23 और 2 24 और 25, 5 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 12 13, 13 और 2 14 15, 15 और 1 16, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2652, इसका योग हो गया 2652। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 516 की जगह क्या कितना 616। अब इसका टोटल क्या, तो ये हो जाएगा 2 2 4 8 4 12 5 17 157। अब हमें क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है ये, बार ऑफ x बराबर समेशन एफ ऑफ x। समेशन एफ ऑफ x का मान कितना 2652 अपॉन
समेशन एफ़ कितना है, समेशन एफ़ है 157। जब आप 157 का भाग 2652 दोगे तो 16.89 बार जाएगा, 16.89 बार जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 10वां सवाल, जिसमें 2 सवाल थे बहुलक और माध्य। पहले हमने बहुलक किया था और माध्य किया। आप जो भी सवाल उतारें तो वीडियो को पॉज करते जाइए, फिर सवाल को उतारते जाइए। पहले सवाल देख लीजिए, फिर आप सवाल को उतारिए। आज के लिए इतना ही। जब भी नेक्स्ट पेपर आएगा 5वां पेपर, उसका वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगा। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जैसे ही पेपर मिले, पेपर अपलोड हो CBO ऑफिस से या आपके स्कूल ग्रुप से, तो सीधा आपके पास वो पेपर अवेलेबल हो जाए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।